Hello guys, welcome to Lotus Dream IAS. As BPSC 66 exam is near, I have started lecture on Bihar Economic Survey 2019-20 the latest one. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर लेने वाला हूँ। ये मैं जो लेक्चर लूँगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। मैं ये ध्यान रखूंगा कि इस इकोनॉमिक सर्वे को बड़ा ही क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड बना सकें। आपको पता होगा कि बीपीएससी में जनरली इकोनॉमिक सर्वे से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करो तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कम तैयारी के साथ भी आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ समझ सकते हो और उसके बाद वो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बट यस, आपको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ और आपको गाइड करूंगा। और एक चीज आप ध्यान रखो, जो भी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आप उस पर बिल्कुल स्टिक रहिए। और अगर आप इतना करते हो तो आई थिंक जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि आप लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। ऑलराइट, तो विदाउट एनी डिले चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, समझते हैं कि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, ठीक है, तो वो किसकी बारे में ज्यादातर बातें कर रहा है। ऑलराइट, तो चलते हैं। आप देखते हो ये मैं फर्स्ट पेज पे आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के बारे में। तो देखते हैं हुआ क्या था एग्जैक्टली। बिहार रिकॉर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ। डबल डिजिट का मतलब आप समझ रहे हो कि +10। ओके, डबल डिजिट ग्रोथ अगेन एज स्टेटेड इन 14th इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी का 2019-20 का आया है, वो कौन सा सर्वे था इकोनॉमिक सर्वे? वो था 14th इकोनॉमिक सर्वे। ऑलराइट, तो इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब आया होगा। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आया था वो आया था जनरली कब, वो आया था 2006-7 में। ओके, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डबल डिजिट ग्रोथ था। अगर ग्रोथ कितना था ये भी आप ध्यान रखना, 10.5। इवन लास्ट ईयर भी ये जो ग्रोथ था वो 10.5 ही था। ओके, जो कि नेशनल ग्रोथ से काफी आगे है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताया हुआ है कि बिहार हैज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है कि टोटल जीडीपी जो आप लेते हो, जीवीए, ओके, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो, टोटल जीडीपी और जीवीए अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो जो बन करके आएगा ना, जो आपको मिलेगा, ठीक है, आंसर, तो वो होगा आपका पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया का कितना है? इंडिया का है 92,565 नेशनल एवरेज, और बिहार का है कि 92,000 का 31%, दैट मीन इंडिया का 33.1%। ओके, तो अगर आप बात करो 2018-19 में तो वो है 30,617 रुपये। और अगर आप बात करो 2011-12 में वो थी कितनी, 21,750। तो आप ये देख सकते हो कि 2011-12 के मतलब अगर आप अकॉर्डिंग चलो तो यस, हम लोगों ने क्या करा है, प्रोग्रेस करा है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप इंडिया के अगर तौर पे देखो तो ये बहुत कम है, 33.1। डेट इज द लोएस्ट, ठीक है, इन इंडिया। किसी भी राज्य को जो सबसे कम नेशनल एवरेज जो है पर कैपिटा इनकम, वो बिहार का ही है। ये एक वॉच चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है ना उसमें ढेर सारे चैप्टर्स आते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग मतलब अपने इस लेक्चर में, ठीक है, कि कुछ चैप्टर्स की बात करेंगे। वैसे इकोनॉमिक सर्वे को जनरली मैं दो पार्ट में मतलब डिवाइड करूंगा, दो लेक्चर लूंगा जिसमें मैं सारा इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ा दूंगा। तो जनरली इसमें मैं 5 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बाकी के 7 चैप्टर मतलब टोटल 12 चैप्टर आई गेस। ओके, तो आज आज हम लोग 5 चैप्टर मतलब पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बाकी के सारे 6 से 12 चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो पहले चैप्टर में देखते हैं, पहले चैप्टर में था क्या। पहले चैप्टर में था बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू में देखते हैं क्या है।
अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा ऑन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीएसडीपी के बारे में। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या क्या था एग्जैक्टली वहां पे। देखो ये जो डेटाज है ना, ठीक है, इसको एज इट इज आपको पढ़ना है और याद करना है। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं है। आप बार बार अगर आप वीडियो को देखते रहोगे ना, ठीक है, इवन 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लो ना, आपको बिल्कुल ये रट जाएगा। ऑलराइट, और जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करने जाओगे ना, जब आप एग्जाम में होगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ऑप्शन से आप ना, ठीक है, आइडिया लगा लोगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी इन 2018-19, देखिए ग्रोथ रेट कितना रहा है, वो रहा है 10.53% एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, और 15.1% कैसे रहा है, एट करंट प्राइस। ठीक है, आप पूछोगे कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर लेकर के चलते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की, कांस्टेंट प्राइस किसी एक बेस ईयर पे होता है, दैट मींस, और हमारा बेस ईयर क्या है, बेस ईयर जो है वो है 11-12 का बेस ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी 11-12 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी की कितनी हमारी ग्रोथ हुई और एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, वो हुई है 15.01। ओके, उसको बोलते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस ये है कांस्टेंट प्राइस, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो कांस्टेंट प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 10.53 हुई है और करंट प्राइस में 15.1 हुई है, और जो हायर देन ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी है। ओके, आगे चलते हैं। द जीएसडीपी ऑफ बिहार। ओके, जीएसडीपी ऑफ बिहार देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। ये ₹5,57,490 करोड़ एट करंट प्राइस है। ओके, ये इतना करंट प्राइस है, और 3 लाख, ये देख रहे हो, 3,94,350 करोड़ एट कांस्टेंट प्राइस। ओके, हमेशा याद रखना कि ये जो है ना, जनरली, हमेशा नहीं होता है, जनरली जो कांस्टेंट प्राइस होगा ना वो कम होगा किसी करंट प्राइस से। ओके, क्योंकि हमेशा रेट बढ़ता ही है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, आप देखो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ओके, ये बेसिक टर्म्स है, इसको आपने इकोनॉमी में पढ़िए। ओके, तब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, बड़ा ही आसान हो जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार देखते हैं वो कितना है। वो है 47,541 एट करंट प्राइस। ओके, एंड कांस्टेंट प्राइस का कितना है, ₹33,629 एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस आपने देख लिया। ये सारे डेटा आपको एज इट इज रख लेने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू को और आगे समझते हैं कि शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन जीएसवीए। देखो जीवीए जो है ना, ग्रोस ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ओके, और स्टेट का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया जीएसवीए। ओके, तो देखो इसमें 3 सेक्टर होते हैं। ओके, पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। और टर्सरी सेक्टर होता है आपका सर्विस सेक्टर। ओके, अगर आप बिहार की बात करो तो प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 21.3, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 19.7%, एंड टर्सरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो 59% है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, सेकेंडरी में है। लेकिन अगर आप नेशनल की बात करो तो नेशनल में सबसे ज्यादा किसका है, नेशनल में सबसे ज्यादा टर्सरी का है। सेकेंड पे कौन सा है, सेकेंड है सेकेंडरी, एंड थर्ड कौन सा है, वो है प्राइमरी। दैट मीन्स अगर आप बिहार की बात करो, बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है। ओके, अब आप देखिए, अब सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं। विद इन सेकेंडरी सेक्टर, ओके, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीएसवीए। ओके, ये भी आप ध्यान रखोगे। और टर्सरी सेक्टर में देखते हैं। इन टर्सरी सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू जीएसवीए व ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज एंड रिटेल स्टेट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 1 हम कंप्लीट होता है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हम लोग। ओके, चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं, जो कि स्टेट फाइनेंसेस के बारे में है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट की। ओके, तो ये है बिहार एफआरबीएम एक्ट कब आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बिहार एफआरबीएम एक्ट आया था 2006 में। ओके,
उसमें कुछ टारगेट्स हैं, उस टारगेट्स को देखते हैं और इस बार क्या क्या मतलब ना रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है, वो रहा है 2.68%, ठीक है, ऑफ जीएसडीपी। ऑलराइट, रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है, रेवेन्यू सरप्लस रहा है 1.37%, ओके, ऑफ जीएसडीपी। और आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट लाइबिलिटी कितना रहा है, वो रहा है 32.34%, ऑलराइट, ऑफ जीएसडीपी। ऑलराइट, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर ईयर 2020-21 के लिए। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या है। द शेयर ऑफ बिहार इन द टोटल शेयरेबल रिसोर्सेज इंक्रीज फ्रॉम, कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ है, 9.67% टू 11.06% फॉर द ईयर 2020-21। अब ये देखिए कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। फाइनेंस कमीशन का काम है कि ये जो सेंटर के पास जो रेवेन्यू आती है ना, ओके, उसको राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑलराइट, तो इंडिया का जो शेयर पहले हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 9.67% हुआ करता था, और वो बढ़कर के कितना हो गया है अब, 10.06% हो गया है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि बढ़ गया है थोड़ा सा। ऑलराइट, तो हमें क्या मिलेंगे, पैसे बिहार को पहले से थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं और आगे। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि CFMS बोलते हैं, ठीक है। CFMS क्या है, इट विल मेक ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑनलाइन एंड पेपरलेस, ठीक है। अब आप देखिए कि ये कोरोना भी हो गया है, तो ऑनलाइन एंड पेपरलेस की तो और जरूरत हो गई। ये पहले की बात है, ये फरवरी की बात है जब इसकी बात करी गई थी, अब तो और भी ज्यादा जरूरत है इसकी, ठीक है। और इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि CFMS का क्या क्या काम है। तो दो काम है, पहला तो ऑनलाइन एंड पेपरलेस कर देना सारी एक्टिविटी को, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, GEM पोर्टल की बात करेंगे। GEM पोर्टल, ठीक है। GEM पोर्टल क्या है, GEM पोर्टल की बात करेंगे कि GEM जो पोर्टल है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट मेड इट मैंडेटरी, ये देखिए, मैंडेटरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स टू मेक ऑल द परचेजेस थ्रू GEM पोर्टल। देखिए ये परचेजेस जो होने वाला है ना, ठीक है, वो कैसे करना है, GEM पोर्टल के थ्रू करना होगा। ओके, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। और देखते हैं, और कुछ चीजें देखते हैं। देखिए अब ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके बारे में आप याद रखिए कि बढ़ा है या घटा है, कितना परसेंट बढ़ा है। ऑलराइट, ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल इस चीज को ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज बाय कितना, 12.2%, ओके। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 21.7%, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, डिक्रीज्ड बाय 12%, ओके। तो आप देखोगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है। ओके, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, और परसेंटेज भी हम लोग एक बार ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय, देखो रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज बाय 16.8%, ओके। और रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स, ठीक है, नॉन टैक्स क्या हुआ, इंक्रीज बाय 17.8%, ओके। देखो टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा कौन सा इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है नॉन टैक्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट अंडर ग्रांट इन एड, देखो ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइन। ये देखो ये क्या हुआ है, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड क्या होता है, जो सेंटर स्टेट को कुछ पैसे देती है ग्रांट में, ओके, तो वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ओके। टैक्स तो वैसे इंक्रीज हुआ, लेकिन ग्रांट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। चलिए अब चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 3 है आपका एग्रीकल्चर के बारे में। ऑलराइट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू द बिहार GSVA वाज 21%, जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा था, ओके, 21% इन 2017-18। एंड द शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर, ठीक है, ये देखो
शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर इन जीएसबीए वाज कितना 12.1%। देखो सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। अब अगर आप एग्रीकल्चर में भी लेकर के जाओ तो एग्रीकल्चर में बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं। एग्रीकल्चर में देखो मतलब मत्स्य पालन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कोस्टल एरिया नहीं है तो मत्स्य पालन नहीं होगा। तो 12.1% किससे आता है, वो बस क्रॉप से ही आता है। ओके, जैसे कि आप मतलब कैटल्स वगैरह भी रखते हैं ना, ठीक है, जैसे कि गाय भैंस, उससे दूध जो आता है वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो गया। ओके, तो उसको हम हटाएंगे और 21% टोटल है और 12.1% बस क्रॉप से आता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन बिहार, देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है हमारा, ठीक है, वो है 75.25 लाख हेक्टेयर्स। ओके, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 144% इन, कितना था 144% इन 2017-18, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी ये जो पेड़ पौधे हम वो रोपते हैं ना, ठीक है, कि आपके पास जितनी जगह है उसका आप कितना यूज कर पा रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड द कृषि कर्मान अवार्ड। ये देखिए, अब ये जो है ना कृषि कर्मान अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है या फिर कब आया, वो कब आया था 2 जनवरी 2020 फॉर इट्स अचीवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ, ये देखिए कृषि कर्मान अवार्ड किस चीज के लिए दिया है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज एंड व्हीट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि शुगर केन दे देंगे यहाँ पे ऑप्शन में। ओके, ऑप्शन रहेगा आपका मेज व्हीट शुगर केन पल्सेज, पल्सेज में किसी का भी नाम दे देंगे और ई होगा मतलब 1 और 2, तो ई हो जाएगा आंसर उसका, क्योंकि मेज और व्हीट आंसर होगा उसका। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर टुगेदर कंट्रीब्यूटेड अबाउट, कितना किया है लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर, वो कितना है 7.1% ऑफ जीएसबी है। ओके, आपने देखा था कि क्रॉप ने कितना करा था 12.1% एंड लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर ने कितना करा है 7.1%, ठीक है ना। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑफ 90%, ये देखिए सब्सिडी ऑफ 90% ऑन ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, एंड 75% ऑन स्प्रिंकलर इरिगेशन। ओके, ड्रिप इरिगेशन में 90% और स्प्रिंकलर इरिगेशन में कितना मतलब 75%, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं बहुत ही क्विकली। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये देखिए किस चीज के बारे में, ये है एंटरप्राइज सेक्टर के बारे में। एंटरप्राइज सेक्टर में EGWUS, ओके, वो क्या है, EGWUS है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, इसकी बात करेंगे। अब ये देखिए कि EGWUS का ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है। EGWUS का जो ट्रेंड रहा है वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है ग्रोथ रेट की अगर आप बात करो, ठीक है, ग्रोथ रेट की अगर बात करो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। ओके, आप देखते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑपरेशनल एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज, देखो एग्रो बेस्ड फैक्ट्री इन बिहार वाज 16.4% over the last 10 years compared to only 3.3% of the all India level। तो देखो एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज बिहार में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसका रेट बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू इंडिया लेवल। ऑलराइट, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ओके, हमेशा ऐसा नहीं है कि बिहार हर चीज में पीछे है, एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज के ग्रोथ रेट में बहुत आगे है। ओके, in Bihar 11 sugar mills are presently operating। ओके, कितने शुगर मिल्स ऑपरेटिंग हैं अभी, ओके, तो वो है 11 शुगर मिल्स और कितने डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट। ओके, हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो था आपका चैप्टर नंबर 4। अब लास्ट चैप्टर पे चलते हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 5 विच इज अबाउट लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन के बारे में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्कर पॉपुलेशन रेशो, देखिए द वर्कर पॉपुलेशन रेशो दैट मींस कितने वर्कर, ठीक है, हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो फॉर मेल वर्कर्स, ओके, इन रूरल बिहार वाज कितना
64%। ओके, अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मेल का देखो तो वो कितना है, रूरल एरिया में 64% है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशो फॉर फीमेल अगर देखो, ठीक है, तो वो बहुत ही कम है, वो कितना है 3.9% इन रूरल बिहार। सोचो कितना कम है, ठीक है, सोचो कितना कम है, 3.9% 64%, ये तो मतलब हद हो गई, ठीक है। इन बिहार 55.9% मेल्स वर सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, ये भी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि कितने परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो है 55.9%। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज फॉर वर्किंग मेल्स इन बिहार। देखिए मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, वो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है 44.6%, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके 17%। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर एंड व्हीकल्स, वो कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है 12.3%। मैन्युफैक्चरिंग ने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बहुत ही कम 9.3%। तो सबसे ज्यादा किसने किया हुआ है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ने। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो क्या है कि फॉर फीमेल वर्कर्स की बात करते हैं। मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज वो कौन सी हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, वो कितना है 53.6%। एंड एजुकेशन वो कितना है 25.7%। ओके, इन बिहार 75% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू मैरिज। सोचिए 75% ऑफ टोटल मैरिज ड्यू टू, मतलब माइग्रेशन किसकी वजह से होती है, मैरिज के कारण होती है बिहार में, ठीक है, कंपेयर टू 46% एट ऑल इंडिया लेवल। सोचो इंडिया में भी 46% जो माइग्रेशन होती है ना, ओके, वो होती है मैरिज के कारण। ओके, ओनली 2.9% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू वर्क और एम्प्लॉयमेंट। ये सोचो, ठीक है, वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के कारण ओनली 2.9% ऑफ माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन समझते हो ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे। और जहां तक बात है कि मैंने अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल आई थिंक 12 चैप्टर हैं, तो फिर बाकी के चैप्टर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो यहाँ पे शेयर, लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आई होप सो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।